Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal presenting you today Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे एंड दीज करंट अफेयर्स आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. शुरुआत करेंगे आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि एक रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम से रिलेटेड है. वी गोना टॉक अबाउट युवा 2.0. सो युवा 2.0 इज़ अ रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम. तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इट, क्या स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है. सो युवा 2.0 दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. So this is basically the Prime Minister's scheme for mentoring young authors. It's a program जिसमें जो young और budding authors हैं उन्हें ट्रेन किया जाएगा. They will be promoted to read, write and get into the book culture in India. So this is a project India जिसमें इंडिया की जो राइटिंग्स हैं वो ग्लोबली पहुँचे. तो उसके लिए इंडिया का जो यूथ है, जो यंग और बडिंग ऑथर्स हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. सो याद रखेंगे युवा इज़ प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स. सो कुछ और फीचर्स देखते हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के. अब देखो प्रीलिम्स में ना बहुत बार स्कीम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं. जैसे कि लास्ट ईयर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के ऊपर क्वेश्चन आया था क्योंकि न्यूज़ में था. तो सिमिलरली युवा 2.0 करके कि विद रेफरेंस टू युवा 2.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है. तो याद रखेंगे. अब देखो युवा है तो कभी कभी हमें लगता है कि मे बी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ना हो, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ना हो. याद रखेंगे युवा 2.0 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया. दिस इज़ ऑल अबाउट मेंटरिंग द यंग ऑथर्स इन इंडिया टू ट्रेन देम टू मेक अ बुक कल्चर इन इंडिया, बुक राइटिंग, रीडिंग, इस कल्चर को प्रमोट किया जाए ताकि इंडिया में लिखी हुई राइटिंग्स, इंडिया की राइटिंग्स ग्लोबल लेवल तक पहुँचें. तो सिंपल चीज़ याद रखेंगे, दैट इज़ द एम ऑफ युवा 2.0. थोड़ा सा इसे और देख लेते हैं कि व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ द युवा 2.0. सबसे पहले युवा का फुल फॉर्म क्या है. सो युवा इज यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स. ओके, सो फुल फॉर्म ऑफ युवा द स्कीम इज यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स. कितना अच्छा फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, यंग, अपकमिंग, वर्सेटाइल ऑथर्स. सो ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है, दिस इज़ इन ट्यून विद आवर प्राइम मिनिस्टर्स विजन, जिसमें यूथ को इनकरेज किया जाएगा दैट दे शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड अप्रिशिएट इंडियाज़ डेमोक्रेसी. एंड वहाँ से इंस्पायर होकर इवन इंडिया में बुक कल्चर, रीडिंग, राइटिंग, इसका जो कल्चर है इसे प्रमोट किया जाए. दिस इज़ द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम. कुछ और अगर डिटेल्स देखें तो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि नेशनल बुक ट्रस्ट NBT, which is basically under Ministry of Education, is the implementing agency of this scheme. इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, दैट इज़ नेशनल बुक ट्रस्ट. अभी बुक पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो नेशनल बुक ट्रस्ट इसको इम्प्लीमेंट करेगा. एंड इसमें फेज़ वाइज इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा. अच्छे से प्रॉपर स्टेजेस डिफाइन की जाएंगी कि किस तरीके से मेंटरशिप की जाए, किस तरह से इस कल्चर को प्रमोट किया जाए. तो फेज़ बाय फेज़, स्टेज बाय स्टेज ये जो प्रोग्राम है, ये जो स्कीम है, इसे लॉन्च किया जाएगा. राइट, सो दिस इज़ द प्रोग्राम युवा 2.0. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वाई डू वी नीड सच काइंड ऑफ अ स्कीम. अब देखिए, जब कंट्री में एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप होगा जिसमें बुक रीडिंग, राइटिंग, एक ऐसा कल्चर बनेगा, सो दिस विल हेल्प टू डेवलप अ स्ट्रीम ऑफ राइटर्स जो कि अलग अलग स्पेक्ट्रम उठाएं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को उठाएं एंड उनके बारे में लिखें. अब क्योंकि जब इंडियन राइटर्स लिखेंगे तो इससे इंडिया का हेरिटेज उसमें होगा, इंडिया का कल्चर उसमें रिप्रेजेंट होगा, हमारी जो नॉलेज सिस्टम है वो इसमें रिप्रेजेंट होगी. तो बेसिकली इंडियन राइटिंग्स ग्लोबल लेवल तक पहुंच पाएंगी.
एंड इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट विल बी अ गुड विंडो फॉर द एस्पायरिंग यूथ ऑफ अ कंट्री कि अपने इस फील्ड में किस तरह से अपने आप को आर्टिकुलेट करें, किस तरीके से स्पेशली इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, हमारे जो इंडियन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, उन्हें डोमेस्टिक लेवल पर प्रेजेंट किया जाए और अल्टीमेटली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तक भी हमारे ये जो आउटलुक हैं, हमारे ये जो वैल्यूज़ हैं, वो अल्टीमेटली पहुँचें। सो इस विजन के साथ, इस एम के साथ युवा 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। हाँ जी, युवा, जस्ट एक्टिव रिकॉल करो, अभी अभी हमने कहा कि युवा क्या है। सो आई रिक्वेस्ट यू राइट इन द कमेंट बॉक्स द फुल फॉर्म ऑफ युवा। लेट्स डू एक्टिव रिकॉल। या युवा इज यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आप अगर आप कोई एक्शन लेंगे तो आई थिंक आपकी मेमोरी में ये काफ़ी देर तक रहेगा दैट युवा इज़ अ स्कीम लॉन्च्ड फॉर यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। आई विल सी द कमेंट सेक्शन रियली ईगरली वेटिंग टू रीड देम। ओके, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? NBT, विच इज़ द नेशनल बुक ट्रस्ट। फाइन, चले, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। एक स्कीम हमने कवर कर ली है विच वाज युवा 2.0। इसके बाद हमारा जो अगला आर्टिकल है ये इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। मतलब एक रिपोर्ट आई है हमारे पास विच इज़ बेसिकली ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021। एंड ये जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है दिस हैज़ बीन रिलीज्ड बाय UNCTAD। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में मेजर हाईलाइट अगर देखा जाए तो इसमें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर कमेंट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम 2021, तो 2021 के लेवल से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन कर सकती है इन दिस ईयर। 2021 में अगर हमारी ग्रोथ 8.2% थी इन 2021, तो जो हमारा करंट ईयर है 2022, इसमें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन करके 5.7% पे आ सकती है। सो ये जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, यहाँ पे 22 कर लो, दिस इज दिस ईयर्स रिपोर्ट। UNCTAD की जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसमें इतना बड़ा डिक्लाइन यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि 2021 के कंपैरिजन में 5.7% पे जा सकता है, और ये डिक्लाइन इवन अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 2023 तक पहुँचेगा। ये ट्रेंड 2023 तक पहुँचेगा, जहाँ पे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन कर सकती है टू 4.7%। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो बेसिकली दिस सेड कि जो 2021 ईयर था, इसमें इंडिया को काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिली। एक्सपेंशन थी इंडिया में 8.2% की, एंड G20 कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी इंडिया की। एंड जिस तरह धीरे धीरे जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुई थी, जैसे ही वो ईज आउट होती हैं, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो दोबारा रिवाइव करती है, एंड जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो डेफिसिट में पहुंचता है, एंड VC की जो ग्रोथ है वो दोबारा डिसलरेट हो जाती है। तो ये प्रेडिक्शंस यहाँ पे आई हैं, एक्सपेक्टेशंस जो उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। अब यहाँ से कंसर्न क्या निकलता है? देखो, पहली चीज़ जो हम हर एक इकोनॉमिक रिपोर्ट की जब बात करते हैं वो यही है कि इन इंडिया राइट नाउ वी आर फेसिंग दैट वी हैव हायर फाइनेंसिंग कॉस्ट। हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट ज़्यादा है, एंड आर पब्लिक एक्सपेंडिचर्स आर वीकर। एंड इफ वी लुक एट द रियलिटी, सो वी हैव हाई लेवल ऑफ जॉबलेसनेस इन इंडिया, एंड जो डिस्ट्रेस है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। लास्ट 2 years में दे आर मोर देन 5,907 MSMEs जिनको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ा। Plus there is lack of contribution by the informal sector. 2017-18 में इनफॉर्मल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन वो समवट अराउंड 52%, जो कि अब डिक्रीज होकर लेस देन 20% तक पहुंच चुकी है। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स इंडिया में कंसिस्टेंटली हाई हैं। फ्रॉम लास्ट 2 years अनएम्प्लॉयमेंट अबव 8% के लेवल पर चल रही है। तो
तो इन सभी फैक्टर्स को अगर मिला लें तो इनको देखते हुए ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को डिक्रीज होता हुआ प्रोजेक्ट शो किया गया है। व्हाट इज़ दिस रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को भी समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा रिपोर्ट से, है ना। 2000 बहुत कॉमनली जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? IMF प्रिपेयर करता है। तो जब हम IMF पढ़ते हैं तो देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स जो कि IMF प्रिपेयर करता ही करता है, तो उनमें से हर साल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती ही आती है। सिमिलरली UNCTAD ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज करती है, याद रखेंगे दिस इज एन एनुअल रिपोर्ट। हर साल ये रिपोर्ट UNCTAD रिलीज करता है। इसमें जो भी पॉसिबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको एनालाइज किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई पॉलिसी इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाता है, एंड इट ऑफर्स रिकमेंडेशंस ताकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो और इफ़ेक्टिव बन सके और बेटर बन सके फॉर ऑल द पीपल एंड फॉर द इंटायर प्लैनेट। तो इसका एम है कि ग्लोबल इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करे। सो इसमें बेसिकली वो सभी कंसर्न्स दिए जाते हैं जो कि इकोनॉमिक या ऐसे सोशल और इकोनॉमिक कॉजेज़ या फिर डैमेजेस जो कि फाइनेंशियल क्राइसिस लेकर आ सकते हैं किसी कंट्री के लिए। किसी कंट्री का अगर डेट इंक्रीज़ हो रहा है या फिर काफ़ी स्टैग्नेंट वेजेस हैं, कोई ग्रोथ अगर नहीं है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अगर हो रही है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कवर किया जाता है। बेसिकली इस रिपोर्ट से जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एकेडमिक्स हैं, उनको एक इंसाइट मिलती है कि किस तरीके की इकोनॉमिक्स में क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेड को लेकर यहाँ पे एनालिसिस मिलता है। 2021 रिपोर्ट जो है इसका जो टाइटल है वो इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ फ्रॉम रिकवरी टू रेजिलियंस द डेवलपमेंट डायमेंशन। देखो फ्रॉम रिकवरी टू रेजिलियंस, कोविड-19 के बाद आई है ना रिपोर्ट, तो अब रिकवरी से वी आर मूविंग टूवर्ड्स रेजिलियंस। ओके, सो ये रिपोर्ट भी याद रखेंगे। उसके अलावा एक और इशू जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, विच इज़ द इशू ऑफ कंटामिनेटेड मेडिसिन्स। नाउ in Gambia, 66 children died, and WHO has now raised concern that there are 4 medicines, some of them were for fever, cold and cough syrups, which were produced by a Haryana-based Maiden Pharmaceutical Limited, and they have urged people not to use these. तो गैम्बिया में 66 बच्चों की डेथ होना और WHO का जो हरियाणा बेस्ड फार्मास्यूटिकल ने जो मेडिसिन प्रिपेयर की हैं उनको लेकर अलर्ट रेज कर दिया है कि इन मेडिसिन को यूज़ ना किया जाए। बड़ी खबर है, क्योंकि जब हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वी से दैट कि इंडिया में ये काफ़ी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है एंड वी ट्राई टू टारगेट अफ्रीका। और अफ्रीका में गैम्बिया में से ये न्यूज़ आना और जहाँ पे WHO का इंडिया की फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को लेकर अलर्ट जारी करना, दिस इज़ अ ग्रेव कंसर्न, एंड जिसकी वजह से इंडिया की जो एपेक्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, विच इज़ द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, याद रखेंगे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की एपेक्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उन्होंने भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। ओके, डिटेल्स अगर और देखें तो मेडिसिन्स के कुछ नेम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मेनली देयर वर 4 सिरप्स, प्रोमेथाजीन ओरल सोल्यूशन, कॉफिक्समेलिन बेबी कफ सिरप, मैफॉफ बे कफ सिरप एंड मेग्रिपेन कोल्ड सिरप। ये मेनली कफ सिरप्स हैं। एंड अगर कंटैमिनेंट देखा जाए तो इन कफ सिरप्स में से डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल मिला है along with इथाइलिन ग्लाइकॉल विच इज़ द कंटैमिनेंट। ये याद रखेंगे। ये सबको पता है कि भाई इंडिया की कफ सिरप्स में कंटैमिनेशन थी जिसकी वजह से गैम्बिया में बच्चों की डेथ हुई है। कौन सा कंटैमिनेंट है? तो डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल और इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये ऐसे कंटैमिनेंट्स हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल अमाउंट्स में इन कफ सिरप्स में से निकले हैं। अब इस कंटैमिनेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है? देखिए, चाहे वो डाईइथाइलिन ग्लाइकॉल हो या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल हो, इसके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं। इट कैन लीड टू एब्डोमिनल पेन,
vomiting, diarrhea. It can lead to inability to pass urine, headache, even it can alter the mental state, acute kidney injury that can lead to death. So it is a toxic element. These medicines, medicinal products, these are substandard because they are contaminated. They are unsafe for use, especially in children. And as per WHO, this may result in serious injuries or death even. So, a thing that we should remember कि contaminant कौन सा था और उससे क्या impacts हैं. Now what measures are to be taken? अब देखें वहाँ पे इंडिविजुअल को एडवाइस किया गया है कि कोई भी सिम्टम अगर आता है तो वो इमीडिएटली मेडिकल एडवाइस लें, क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के पास पहुँचें एंड टू रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे हम नेशनल फार्माकोविजिलेंस सेंटर भी कहते हैं. So now the countries should also increase their surveillance regarding the supply chain, ताकि जो भी ऐसे सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको डिटेक्ट किया जाए, उनको रिमूव किया जाए, और इसके लिए सर्वेलेंस जो है, जो अनरेगुलेटेड मार्केट्स हैं उनकी सर्वेलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ कंसर्न. मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट ऑकस अलायंस. यहाँ पे हम ऑकस अलायंस की बात कर रहे हैं. ऑकस अलायंस इज बेसिकली अ ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट. इसमें 3 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. समझ में आ रहा है? 3 कंट्रीज़ का एक सिक्योरिटी पैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, जिसे हम ऑकस कह रहे हैं. ऑकस अलायंस न्यूज़ में है. रीज़न बीइंग, चाइना withdrew a draft resolution against AUKUS alliance. चाइना ने अपनी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन विड्रॉ कर लिया है जो कि उन्होंने ऑकस अलायंस के अगेंस्ट फाइल किया था. कहाँ पे? एट द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इन वियना बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट. देखो, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई. न्यूज़ में क्यों आया? न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज चाइना ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन किया था. किसके अगेंस्ट? ऑकस अलायंस के अगेंस्ट. कहाँ पे? IAEA में, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में. क्यों कर लिया? दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट, राइट. तो जिस वजह से ये जो हमारा सपोर्ट, जो उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, जिसके चलते उन्होंने अपना जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है उसे विड्रॉ कर लिया है. तो इस रेजोल्यूशन में सबसे पहले तो यही आर्ग्यू किया गया कि ये जो ऑकस इनिशिएटिव है, इट काइंड ऑफ वायलेटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस अंडर द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. कि एनपीटी के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, ये उसको वायलेट कर रहा है. अब यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया की जो स्किलफुल डिप्लोमेसी जो चल रही है, दैट इज़ टू इंश्योर कि जो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन है इसे ज़्यादा मेजॉरिटी सपोर्ट ना मिले. एंड इट वाज डीपली अप्रिशिएटेड बाय ऑल द अदर IAEA मेंबर्स ऑल्सो एंड इवन द ऑकस पार्टनर्स टू. तो सबसे पहले यहाँ पे ऑकस जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ऑकस क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस. 2021 में से अनाउंस किया गया था फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन. एंड दिस एंटायर थिंग इज़ टू ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, जो कि एक फ्लीट बिल्डअप किया जा रहा है ऑफ एटलीस्ट 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, जिसमें कन्वेंशनल वेपन्स भी आर्म्ड होंगे. अब इस पैक्ट को देखा गया था कि ये चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी चल रही है इन द पैसिफिक रीजन, उसको डेटर करते हुए ये पैक्ट आया है. क्योंकि इस पैक्ट में इट इंक्लूड्स कोऑपरेशन, एडवांस साइबर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इवन अंडर सी कैपेबिलिटीज़ एज वेल, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जिससे कि लग रहा था कि चाइना को काउंटर करने के लिए पैक्ट आया है. एंड देयरफॉर चाइना ने इसके खिलाफ ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी लेकर आए, लेकिन देन इट हैज़ विड्रॉ इट क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिली. ठीक है जी. ऑकस की सिग्निफिकेंस ज़्यादा है क्योंकि ऑकस इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम और ओपननेस मेंटेन रहे,
साउथ चाइना सी रीजन को इंक्लूड करते हुए, तो उसको लेकर ऑकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं किया गया है कि भाई चाइना को हमने वो करना है, लेकिन ऑफ कोर्स जो चाइना की जो हेजेमोनिक एम्बिशंस हैं ये उसे ज़रूर वहाँ पे काउंटर करने के लिए एक बड़ा ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है। सो जिसके चलते ये अब न्यूज़ में आया है, चाइना ने इसको लेकर ड्राफ्ट रेजोल्यूशन दिया था आपके इंटरनेशनल एनर्जी टॉपिक उसमें, लेकिन उसके बाद इसने उसको विड्रॉ कर लिया है। फाइन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थी आज की करंट अफेयर वीडियो को लेकर। That is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.